एवरीवन, मैं हूँ ज्योत्सना। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम। किंतु इस किताब को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए और जानिए मेरे साथ इस पुस्तक के बारे में। प्यारे छात्रों, आपकी यह प्यारी सी किताब कुल 4 भागों में बटी हुई है। उसका सबसे पहला हिस्सा है अपनी अपनी रंगतें, जिसमें कुल 5 पाठ है। राख की रस्सी, फसलों के त्योहार, खिलौने वाला, नन्हा फनकार और जहां चाह वहां राह। दूसरा भाग है बात का सफर, जिसमें है पाठ 6 चिट्ठी का सफर, डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी, वे दिन भी क्या दिन थे और एक माँ की बेबसी। पुस्तक का तीसरा भाग है मजा खटोला, जिसमें कुल 4 पाठ है। एक दिन की बादशाहत, चावल की रोटियां, गुरु और चेला, स्वामी की दादी और सबसे आखिरी हिस्सा जिसका नाम है आसपास, जिसमें कुल 5 पाठ है। बाघ आया उस रात, बिशन की दिलेरी, पानी रे पानी, छोटी सी हमारी नदी और सबसे आखिरी पाठ है चुनौती हिमालय की। पुस्तक का सबसे पहला हिस्सा अपनी अपनी रंगतें। आइए जानते हैं क्या है इसमें। इस भाग में शामिल कई रचनाएं ऐसी चीजों के बारे में है जिन्हें आम तौर पर संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। संस्कृति शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। इसके अंदर विरासत भी शामिल है। अब शायद यह सोचना जरूरी है कि विरासत किसे कहते हैं। विरासत में उन सब बातों और चीजों को शामिल किया जाता है जो हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती है। पुरानी इमारतें और स्मारक, चित्र और पुस्तकें, बगीचे और सड़कें ऐसी चीजों में शामिल है। इस तरह की विरासत को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन विरासत के और भी कई रूप हैं जो हमारे जीवन में इतने घुल मिल गए हैं कि अक्सर हम उनके बारे में अलग से नहीं सोचते। उदाहरण के तौर पर जो खाना हम रोज खाते हैं, विशेष दिनों पर जो पकवान और मिठाइयाँ बनाते हैं या जो कपड़े हम पहनते हैं, ये सब हमारी विरासत का अंग हैं और हमारे रोजाना के जीवन का अंग बन गए हैं। यदि हम इनमें अपनी भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली को जोड़ लें तो ये सारी बातें मिलकर हमारी संस्कृति कहलाएंगी। संस्कृति का ही एक और रूप पुरानी कहानियों में अभिव्यक्त होता है। जो कहानियां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, उन्हें लोक कथा कहते हैं। ये कहानियां आज हमें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक ये लोगों की स्मृति में ही जीवित रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही हैं। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएं सुनी सुनाई जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियां मिलती जुलती होती हैं, लेकिन हर जगह की लोक कथा अपना कुछ अलग रूप भी लिए रहती है। राख की रस्सी शीर्षक कहानी तिब्बत की लोक कथा है, जो हमें वहाँ के समाज की एक झलक देती है। यदि हम अपने आसपास के इलाकों की लोक कथाएं पढ़ें या किसी बड़े बूढ़े से सुने, तो उस कहानी में भी समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें जान सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ 1, राख की रस्सी, तिब्बत की लोक कथा। बच्चों,
किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। आप वीडियो में उसका चित्र देख सकते हैं। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश होने के कारण वहां के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रखते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी रहती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचाई का शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। एक नजर आप इस नक्शे पर भी लगा लीजिए ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि आखिर तिब्बत है कहाँ पर। तिब्बत से जुड़ी अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। ये है उनका पारंपरिक पहनावा और उनका भोजन। यहाँ आपको दो चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। पहला चित्र है पठार का और दूसरा चित्र है तिब्बत के बच्चों का। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सान्गो साइनगाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया।
मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लड़की ने इस समस्या का हल ढूंढा। उसने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लड़की आई। उसने लोनपोगार के बेटे की कहानी सुनी। इस बार उसने भेड़ों के सींग काटे, उससे बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ के खरीदे और उसे वापस घर भेज दिया। घर जाकर उसने अपने पिता को वह कहानी सुनाई। पिताजी ने कहा कि उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। लड़की के पास जाकर लोनपोगार के बेटे ने पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर पर रखकर जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब आप इन शब्दों के अर्थ भी जान लीजिए। हाजिर जवाबी का अर्थ होता है तुरंत जवाब देने की कला। जौ, गेहूं जैसा अनाज। रवाना यानी कि प्रस्थान। आप बीती, अपने पर बीती। यकीन, विश्वास। मंजूर, स्वीकार। सील, पत्थर। गंवाना यानी खोना, और प्रस्ताव का अर्थ होता है बात। पाठ के अंत में आपके लिए कुछ करने को है। सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? आप अपनी कल्पना से सोचिए और लिखिए अपनी कॉपी में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।